नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और आज हम उसका पढ़ेंगे भाग 2 जिसके अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम की बात होगी। बच्चों, इस वीडियो को क्या होता है, जब हम बुक से पढ़ते हैं ना तो हमें इसमें ग्राफिक्स दिखते हैं और ग्राफिक्स दिखते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ग्राफिक्स की समस्या आपके कंप्लीट दूर हो जाएगी, क्योंकि हम इसे कंसेप्ट से करेंगे और उस ग्राफिक्स को पूरा बताएंगे कि वो ग्राफिक्स किस प्रकार से बनते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ लोगे तभी ये आपके लिए क्या होता है, आसान होता है। और बाकी आप कॉपी पेन से आप तैयार हो जाइए। प्रकाश विद्युत के जो प्रायोगिक परिणाम है वो आपके बिल्कुल ही दिमाग में फिट होने वाले हैं। ठीक है, बशर्ते अगर आप पूरे कंसेप्ट ध्यान से सुन रहे हो और प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आपने पूरा अध्ययन कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो हम इस टॉपिक के अंदर पहले स्टार्टिंग करते हैं हर्ट्ज के प्रयोग से, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये तो हमें पता है कि धातु की सतह पर यूवी रेज का जो प्रकाश आप इंसिडेंट करवाते हो, आपतित करवाते हो, तो धातु सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। और आपको ये भी पता है कि वो जो इंसिडेंट करवा रहे हैं, प्रकाश आपतित करवा रहे हैं, वो एक विशिष्ट आवृत्ति यानी एक उचित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराने पर ही क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो अब हम इसी कड़ी के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले हर्ट्ज के परीक्षण की। तो हर्ट्ज ने सिंपल से एक बात कही थी, हालांकि हर्ट्ज इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए 2 लाइनों में ये आपका क्या है, सीमित है। हर्ट्ज इस प्रयोग की सफल व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो हम आपको बताते हैं कि यदि कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया जाता है, पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया जाता है तो स्फुलिंग अधिक तेज हो जाता है। स्फुलिंग का मतलब है यहाँ पर विभवांतर से। स्फुलिंग विभवांतर होता है जैसे बिजली तड़ित होती है तो एक तेज गर्जना के साथ होती है। कुर्सी से रगड़ अपन खाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, करंट लग रहा है, करंट सा झटका लग रहा है, वो क्या है, एक उत्पन्न विभवांतर होता है। तो ये भी क्या है, एक उत्पन्न विभवांतर है। तो इन्होंने बस इतना कहा कि कैथोड पर आप पराबैंगनी प्रकाश डालते हो तो एक उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, वहाँ पर अधिक तेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रयोग ये खुद ही नहीं समझा पाए, इसलिए क्या हो गया, ये असफल हो गया। केवल 2 लाइन तक ही ये क्या हो गया, सीमित हो गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं हॉलॉक्स तथा लेनार्ड के प्रेक्षण। देखो, पढ़ने से तो आपको ये लगेगा सर ये बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। हम जस्ट इसके आगे जाएंगे तब इस प्रयोग को पढ़ने के बाद में तो हम इसके प्रैक्टिकल जो रिजल्ट्स हैं उनकी बातें करेंगे, और तब ये जो चीज़ें हैं ये जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, अब एक बार हम इनको पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको वहाँ समझने में बिल्कुल क्या होगी, आसानी हो जाएगी। इसमें क्या होता है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों के लिए। और उसमें से इन्होंने क्या किए, कुछ ऑब्जर्वेशन किए और प्रेडिक्शन निकाले जो आज तक हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके अंदर बच्चों क्या था, इन्होंने एक कांच की निर्वातित नलिका ली, यानी खाली ट्यूब बोल सकते हो आप, और उस कांच की नली में 2 इलेक्ट्रोड थे। आप जानते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल हम जानते हैं इलेक्ट्रोड 2 लगाएंगे, एक तो कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो कैथोड क्या था, सी था। ठीक है, और उस पर क्या किया गया, उस पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाया गया। जैसे आपको मैंने कहा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, किसी उचित आवृत्ति से विशिष्ट आवृत्ति से अधिक यानी दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश यूवी रेज यानी पराबैंगनी प्रकाश क्या करना, आपको आपतित करवाना है। ठीक है, तो जो चित्र है, हम चित्र की बात करेंगे। उस चित्र में हमने क्या किया, उस पर आपतित करवाया गया। अब आपतित करवाया गया ना, तो उसमें ये पाया गया धारा प्रवाहित होती है। आप कहें सर कैसे पाया गया, अरे भाई उसमें माइक्रो एमीटर लगा हुआ था, माइक्रो एमीटर लगा हुआ था। उस माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आया, उसकी जो पॉइंटर थी वो मूवमेंट करने लग गई। इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें करंट आ रहा है। तो ये बात उन्होंने नोट की कि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तथा जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों को रोक लिया जाता है, अब जाहिर सी बात है कि वो पराबैंगनी विकिरण रोक रहे हैं तो वो डिफ्लेक्शन अगर पहले आ रहा था तो अब वो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसमें सिंपल सी बात है। चलो अब हम उस चित्र की बात करते हैं, ये है वो चित्र। ठीक है, अब इस चित्र के अंदर बच्चों आपको ये समझना है कि ये वो नलिका है जो आपको दिख रही है। ठीक है, इस नलिका के अंदर बात कर लेते हैं अपन। ये जो नलिका आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, इस नलिका के अंदर ये कैथोड है और ये आपका हो गया एनोड ए। अब इस नलिका में यहाँ से ये सोर्स हो गया आपका, जहाँ से प्रकाश हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं इस कैथोड पर। तो इन्होंने बस इतने बताया कि यहाँ पर
इंसिडेंट करवाने से ये जो माइक्रो एमीटर लगा हुआ, इस परिपथ की पूरी व्याख्या हम आगे इसी वीडियो के अंदर करेंगे। फिलहाल हम केवल इनके जो प्रयोग है उस प्रयोग को समझ रहे हैं। तो इन्होंने इतना बताया था कि प्रकाश इंसिडेंट करवाने पर इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमें करंट प्राप्त होता है। ये करंट क्यों प्राप्त होता है, हालांकि हम इसके आगे बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा आगे जानेंगे, ठीक है। और उसमें ये भी पाया गया, उन्होंने क्या किया, इसी प्रयोग को थोड़ा सा चेंज भी किया और उस चेंज के अनुसार उन्होंने पाया कि जो ऋणात्मक अगर आवेशित जिंक प्लेट को काम में लेते हैं अपन, ऋणात्मक आवेशित अगर जिंक प्लेट को क्या करते हैं, एक विद्युतदर्शी से जोड़कर प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश से क्या करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं, तो प्लेट क्या होती है, उदासीन हो जाती है। जब इस उदासीन प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश से प्रकाशित किया गया तो पाया गया कि प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और बाद में धनावेशित प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश से प्रकाशित किया गया तो इस पर क्या हो गई, धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। तो सिस्टम इन्होंने वापस क्या किया, यानी वो जो पहला प्रयोग था उससे 1 साल बाद उन्होंने ये प्रयोग किया था, ठीक है, और उसमें उन्होंने ये बातें बताई। अब उस प्रेक्षण से स्पष्ट हुआ कि जब धात्विक सतह पर पराबैंगनी प्रकाश डाला गया तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और जिसके कारण हर्ट्ज प्रेक्षण में स्पूलिंग की दर बढ़ गई, में वोल्टेज बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो धारा आ रही है, तो 20 समानुपाती क्या होता है, आई होता है। और कैथोड से एनोड के मध्य इन कणों के प्रवाह के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण परिपथ में क्या आती है, धारा आती है। भाई इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे, तो परिपथ में क्या आ जाएगी, धारा आ जाएगी। और उत्सर्जन के कारण ही ऋणात्मक आवेशित जिंक, ये दूसरे प्रयोग की बात करें, इन कणों के उत्सर्जन के कारण ही ऋणात्मक आवेशित जिंक प्लेट उदासीन हो जाती है, उदासीन प्लेट धनात्मक आवेशित हो जाती है। यानी हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने 2 अलग तरीके से प्रयोग किए थे। तो एक तो ये यहाँ तक हुआ, एक अपना अगला जिंक प्लेट के साथ, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें जो आपके ऋणावेशित कण थे, बाद में ये पाया गया कि ये जो ऋणावेशित कण है वो तो इलेक्ट्रॉन है। उस वक्त ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है, बस ये कहा कि नेगेटिव चार्ज है, तो बाद में पता लगे तो इलेक्ट्रॉन है। तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को क्या कहा गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो ये हॉलबॉक्स और लेनार्ड का प्रयोग था। लेकिन अब इस चैप्टर की जो खास चीज़ है वो अब स्टार्ट होती है और हम उसे अब समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक परिणाम था, ये सबसे शानदार बात है। अब जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में जो ग्राफिक्स की, वो अब सब स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इसको, आपकी कोई समस्या इस चैप्टर में नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। चलो देखिए, लेनार्ड और हॉलबॉक्स का प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग। पहले हम चित्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इसको विस्तार से नहीं समझाया, तो आप भी कहेंगे सर आपने इसको विस्तार से नहीं समझाया। तो चलो अब हम इसको विस्तार से बात कर लेते हैं और अब समझते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक ट्यूब होती है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्यूब यानी नलिका। इस नलिका में कैथोड होता है C, एनोड होता है A। कैथोड को C से और एनोड को A से लिखेंगे। यहाँ आप एक होल देख रहे हैं, ठीक है। इस होल में आप देख रहे हैं कि S दिख रहा है, S का मतलब है यहाँ पर सोर्स प्रकाश, और इस होल की सहायता से प्रकाश इंसिडेंट करवाया जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर, ठीक है। और ये जो प्रकाश संवेदी जो पट्टिका है, यानी इस कैथोड के ऊपर एक लेप होता है और वो होता है क्षारीय धातुओं का, ताकि प्रकाश विद्युत प्रभाव आसानी से हो जाए। क्षारीय धातुएं क्या होती हैं आपको पता है मैंने, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए उसका वर्क फंक्शन, कार्यफलन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षारीय धातु का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर उसका लेप किया होता है, ठीक है। चलो अब ये क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है एनोड। चलो ठीक है, एनोड होता है। अब देखिए आप ये नीचे देख रहे हैं सर, ये जाल सा क्या दिख रहा है, तो बच्चों ये जाल नहीं है, ये दिक् परिवर्तक है, कम्यूटेटर इसको बोलते हैं, कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक, दिक् यानी दिशा, परिवर्तक बदलने वाला। तो ये ध्रुवक की दिशा बदलता है, यानी प्लस माइनस चेंज करता है। सीधी सी बात अगर करें कि प्लस वोल्टेज चल रही थी उसको माइनस में करवाना है, तो दिक् परिवर्तक से आप क्या करेंगे, ध्रुवता, बैटरी की ध्रुवता परिवर्तित कर सकते हैं, यानी दिक् परिवर्तक है, ठीक है। चलो, और आप देख रहे हैं सर माइक्रो एमीटर, तो बिल्कुल इस ए के साथ श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, माइक्रो एमीटर। आपको पता है एमीटर हमेशा जब भी यूज में लेते हैं तो श्रेणी क्रम यानी सीरीज में उसका उपयोग होता है, ठीक है। और समांतर क्रम में वी लिखा हुआ है, तो वी आप जानते हैं क्या होता है, वोल्टमीटर। एमीटर क्या करता है, एमीटर धारा का मापन करता है। माइक्रो एमीटर क्या करता है, वो सूक्ष्म कोटि की धारा को माप लेता है, माइक्रो एमीटर। एक और होता है मिली एमीटर, लेकिन हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं माइक्रो एमीटर, जो सूक्ष्म कोटि की धारा को माप लेगा। और वी क्या होता है, वोल्टमीटर, पार्श्व क्रम में काम आता है। और वोल्टमीटर से हम क्या नापते हैं, हम वोल्टमीटर से नापते हैं वोल्टेज, विभवांतर, ठीक है। और एक ही जो आप कहीं से धार नियंत्रक लगा हुआ है, बिल्कुल धार नियंत्रक, यह हम इसे कह देंगे विभव विभाजक, जिसके अनुसार हम क्या करेंगे, विभवांतर परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए आप प्लस माइनस लास्ट में क्या लगी हुई है, बैटरी,
ओके, तो ये क्या है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम को पूरा पढ़ने के लिए एक प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था है। चलो इसकी डिटेल्स हम आपको देते हैं। इसकी डिटेल्स जो मैंने आपको अभी बताई हैं उन्हीं की बात करेंगे। इसमें निर्वातित कांच की नली होती है जिसमें कैथोड और एनोड की 2 प्लेटें होती हैं, क्रमशः सी और ए होती हैं। बिल्कुल आसान सी बात है। प्लेट ए से श्रेणी क्रम में धारा मापने के लिए माइक्रो एमीटर श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्या होता है बच्चों, दिक् परिवर्तक होता है जिसकी सहायता से बैटरी की क्या चेंज करते हैं, ध्रुवता परिवर्तित की जा सकती है। मैंने आपको सारा बताया इसके अंदर। इसमें परिवर्ती विभव विभाजक भी होता है, परिवर्ती जो उसमें विभवांतर क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रियाविधि की बात करते हैं। देखो अब इसका प्रोसेस है और प्रोसेस जो है ना वो सीधी सी बात है। उस प्रोसेस में क्या होगा आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सर जो कांच की जो नली हमें दिखाई दे रही थी उसमें जो ऊपर एक आपको हॉल दिखाई दे रहा था, उस हॉल में से हम क्या करेंगे, दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जो प्रकाश है या फोटोन के रूप में प्रकाश है वो कहाँ करेंगे, वो उस प्रकाश संवेदी पट्टिका पर क्या करेंगे, उस कैथोड पर, सीधी सी बात है कैथोड पर क्या करेंगे आप उसको आपतित कराएंगे। आपतित कराएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। देखो जब विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को या ये कह दीजिए दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश को कैथोड पर क्या करना है, आपतित करना है। बिल्कुल, तो कैथोड से क्या होगा बच्चों, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे भाई, सी से निकलेंगे तो एनोड की हो जाएंगे। एनोड की ओर गति करते हैं, तो जब गति करते हैं इलेक्ट्रॉन तो परिपथ में क्या आ जाती है, प्रकाश धारा आ जाती है। तो और साथ अब देखो खास बात, अब इस प्रयोग को हम 3 भागों में तोड़ देंगे। 3 भागों में क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि इस प्रयोग को 3 घटकों के अंतर्गत इस प्रयोग का अध्ययन किया जाएगा। और 3 घटक कौन कौन से हैं, देखिए आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर का प्रभाव, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट यानी आवृत्ति का प्रभाव। आप शॉर्ट में याद करना चाहो तो एक तो याद रख लो प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, विभवांतर और आवृत्ति। इन 3 पॉइंट के आधार पर ही हम क्या करेंगे, आगे की पूरी व्याख्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो पहले पॉइंट इस पर बनेगा, दूसरा इस पर बनेगा, तीसरा इस पर बनेगा। अब देखो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ठीक है, हमने वही चित्र दोबारा लिया ताकि हम इसको समझ सकें, रटा नहीं मानना है, इसको समझना है। ठीक है, समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे। चलो क्या करना है, देखिए इसमें करना क्या है वो समझ लीजिए आप। सबसे पहले आपको ये बात तो पता लग चुकी है कि सर इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रकाश इंसिडेंट करवाएंगे यहाँ से जो किस पर आएगा, कैथोड पर आएगा। ठीक है, कैथोड पर जैसे ही आएगा, मान लीजिए कैथोड है, हमने ये प्रकाश इंसिडेंट करवा दिया, तो जैसे आप इस पर प्रकाश इंसिडेंट कराओगे फोटोन के रूप में तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि यहाँ क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। जब आप इंसिडेंट नहीं करवा रहे हो, आपने प्रकाश इंसिडेंट नहीं करवाया है, तो क्या इस बैटरी की करंट यहाँ आ सकती है? भाई अपन बात करते हैं खुला परिपथ और बंद परिपथ। खुले परिपथ का मतलब होता है जहाँ कुंजी क्या होती है आपकी, ऑफ होती है। बंद परिपथ का मतलब होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और कुंजी क्या है, ऑन है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि बैटरी लगी हुई है और हम इसमें करंट ला सकते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि सी और ए क्या नहीं है, कनेक्ट नहीं है। ये दोनों कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब दोनों किस परिपथ में है, किस सर्किट में है? आप कहेंगे सर ये तो खुला सर्किट है और धारा तो हमेशा बंद सर्किट में आती है, बंद परिपथ में खुला सर्किट है, तो इसका मतलब बैटरी के कारण तो इसमें धारा नहीं आने वाली, क्योंकि ये क्या है, ये खुले परिपथ में है। ठीक है, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है और बैटरी लगी हुई है। वरना तो आप ये कह दो सर बैटरी लगी हुई धारा आएगी इसके अंदर, ऐसा नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंसिडेंट करवा रहे हैं किसका, फोटोन के रूप में लाइट का। अब क्या निकल गए यहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस और क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। आकर्षित हो गए किसकी तरफ, ए की तरफ। ठीक है ना भाई, कैथोड से निकले और एनोड की तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए। अब आकर्षित हो गए तो यहाँ से हमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, किसमें, माइक्रो एमीटर में, यानी करंट आ जाता है। ठीक है, अब करंट तो आ जाता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कहा कि 3 पॉइंट ध्यान में रखने आपको। कौन कौन से 3 पॉइंट? एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की तीव्रता।
दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, तीसरा फ्रीक्वेंसी आवर्ती। तो इस पहले टॉपिक को समझने के लिए इन दोनों का तो नाम मत लो आप, क्यों, इनको तो अपन ने कर दिया कांस्टेंट, नियत। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ, केवल बचेगा आई बचेगा। अब ये जो आई बचेगा ना, इस आई की बात करनी है, और आई का मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश यानी बल्ब की चमक कितनी है। ठीक है, चलो, तो अब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर प्रकाश इंसिडेंट करवाया तो इसमें करंट आ गया। ठीक है, अब हम केवल चेंज कर सकते हैं क्या, हमें तो ये होता है ना प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लो कि यहाँ पर जो आपका सोर्स है ये पहले 10 वाट का था, अब आपने कर दिया 20 वाट का, फ्रीक्वेंसी वही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही है। तो जैसे हम 20 वाट का करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि करंट की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर हम इसको 30 वाट का कर देंगे तो फिर से करंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब करंट की वैल्यू बढ़ गई तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। आपका पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर, प्रकाश, विद्युत धारा, करंट, फोटो करंट हो गया आपका। ठीक है, और किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है, तो हर कंडीशन में मान बढ़ रहा है। तो ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ आती है सीधी रेखा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है सीधी रेखा, कि दोनों ही क्या होंगे, आपस में समानुपाती होंगे। ठीक है, अब बस थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना आप, कि कई बार क्या होता है, जैसे अब 30 वाट हो गया, फिर आपने 40 वाट कर दिया। भाई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अंतर्क्रिया करता है, मतलब एक फोटोन, ये मानो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर रहा है, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं। और मान लीजिए सपोज करना है, मानना है कि 10 वाट है, तो अपन मान लेते हैं कि इसके बाद 10 फोटोन है, मान लेते हैं, तो 10 फोटोन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेंगे। 20 वाट कर दिया तो 20 फोटोन 20 इलेक्ट्रॉन करेंगे। 30 वाट कर दिया तो 30 फोटोन 30 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास तो इलेक्ट्रॉन खूब है, इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। धातु सतह की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, धातु सतह की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद में उसके पास इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, स्टॉक खत्म हो गया अभी। ठीक है ना, स्टॉक खत्म हो गया, दैट मीन्स अभी थोड़ा सा इतना हो जाएगा, और इसको अपन कहते हैं संतृप्त। क्या कहते हैं, संतृप्त विद्युत धारा, प्रकाशिक धारा, सॉरी, संतृप्त प्रकाशिक धारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संतृप्त प्रकाशिक धारा कहते हैं। तो ये आपका मैंने इसमें पहला समझा दिया है। चलो इसको एज ए नोट्स पढ़ लेते हैं। एज नोट्स बात करते हैं, प्रकाश धारा की प्रकाश तीव्रता पर निर्भरता का अध्ययन करने के लिए आपतित प्रकाश की आवर्ती, मैंने कहा दोनों पॉइंटों को आप क्या करेंगे, नियत कर देंगे। आवर्ती को नियत रखकर और कैथोड एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर आरोपित करते हुए प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और जो आप आरोपित करें वो भी क्या होगा, नियत रहेगा। चलो, प्रकाशिक आवर्ती क्या आपकी नियत है, विभवांतर तो जितना आ रहा है उतना ही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नियत है। तो इन दो पॉइंट को तो हमने क्या कर दिया, नियत कर दिया। तो हमने चेंज क्या किया था, हमने चेंज किया था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो हमने जैसे बल्ब की ग्लोइंग होती है 10 वाट 20 वाट 30 वाट, वो हमने बढ़ाई और ये समानुपाती रेखा आपको प्राप्त हो गई। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष दो ही निकला। क्या, प्रकाशिक विद्युत धारा समानुपाती प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई जितने फोटोन आएंगे उतने क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप ये भी कर सकते हो, फोटोनों की संख्या। और प्रकाशिक विद्युत धारा समानुपाती क्या है, प्रकाश की तीव्रता। जितनी प्रकाश की तीव्रता आप बढ़ाओगे, ग्लोइंग बढ़ाओगे, बल्ब की जो भी आपका प्रकाश स्रोत होता है उसकी ग्लोइंग बढ़ाओगे, चमक बढ़ाओगे, तीव्रता बढ़ाओगे, तो प्रकाशिक विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलो दूसरा पॉइंट देखो, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। तो देखो हम कुछ काल्पनिक मानों से इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमें ये तो पता है कि जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवा रहे हैं कैथोड पर, ये लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, एक वोल्टेज मान लीजिए। आप कैसे मानेंगे कि सर इसमें अपने पास +1 ले लीजिए, ये +1 है तो ये -1 हो गया। ये सब अपने काल्पनिक वैल्यूज मान रहे हैं। ठीक है ना, आप ही मत सोचना कि सर इसमें वैल्यूज आपने ऐसे कैसे +1 कैसे मान लिए, -1 कैसे मान लिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, अपन केवल काल्पनिक मान ले रहे हैं। ठीक है, काल्पनिक मान ले रहे हैं तो अपन इसे मानते हैं कि +1 है, ये -1 है, ये +2 है, ये -2 है, ये +3 है, ये -3 है। तो अपन 3 कंडीशन ले लेते हैं और 3 कंडीशन के साथ अपन एक ग्राफ की बात करते हैं जो आपके कोर्स में है, जो आपको प्रॉब्लम होती है ग्राफ्स के अंदर, उन्हीं को अपन सॉल्व कर रहे हैं।
तो हम किसके बीच में भाई, आप एक तो देखेंगे अपने वोल्टेज, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, ठीक है, और एक अपन देखेंगे करंट कि V कितना है। चलो V यहाँ लेते हैं, V यहाँ ले लो और I यहाँ पे कर लो। तो अब देखिए, जैसे आपने वोल्टेज लिया +1 के साथ अपन जैसे बात करते हैं, मान लो कि कुछ ना कुछ मान तो प्राप्त होगा ना, कुछ ना कुछ मान तो आएगा। मान लो ये आ गया, यहाँ पर टिक कर लेते हैं। ओके, चलो ये एक टिक हो गई। फिर किसके लिए किया? +1 के लिए। जब हमने +1 किया, यहाँ -1 किया, तो कुछ ना कुछ मान हमें प्राप्त हो गया माइक्रोमीटर से। फिर हमने +2 कर दिया, तो हमें मान थोड़ा सा ज़्यादा प्राप्त होगा। ये लीजिए, ज़्यादा प्राप्त होगा। ये माइनस नहीं, ऐसे अपन निशान कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, डॉट डॉट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर +3 कर दिया, चलो +3 हो गया। तो आप देखो मान थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई इलेक्ट्रॉन की भी लिमिट होगी, आप कितना उसका मान बढ़ाओगे, वो भी जाकर क्या करें, लास्ट में कहेगा बस मेरे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, अब रहने दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट में हो जाएगी। मान लीजिए ये 4 पर हो गई, कि जैसे हमने 4 वोल्ट किया, +4 किया, और ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, या -4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब अगर ग्राफ की बात करें तो ये लीजिए, ये ग्राफ चला गया, ठीक है। अब देखो खास बात ये है कि अगर हम +1 की जगह, अगर बच्चों हम +1 की जगह और क्या कर दें, माइनस में कर दें। अब आपको सर अभी तो थोड़ी देर पहले तो ये प्लस में था, ऐसे कैसे माइनस कर दोगे आप? अरे कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर लगा हुआ क्या, कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक, जिससे आप क्या कर सकते हो, ध्रुवता परिवर्तित कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए कि -1 कर दिया, तो जाहिर सी बात है इधर क्या आ गया, +1। सारे मान हम काल्पनिक ले रहे हैं। आप ये मत सोचना सर ऐसे कैसे ले रहे हो, ये हम आपको टॉपिक समझाने के लिए बात कर रहे हैं। अब अगर आपने -1 कर दिया, तो चलो पहले -1 नहीं, पहले आप इसको 0 कर दो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए जिस प्रकार से आपने इसको से +1 -1 पर मान निकाला, धारा का कुछ ना कुछ मान आपको प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 0 वोल्ट पर धारा का मान 0 हो जाएगा? तो एज ए प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब इसे 0 वोल्ट रखा गया, तो उसमें धारा का बहुत ही अल्प मान प्राप्त हुआ, और वो 0 नहीं हुई। कौन? प्रकाशिक धारा। ये खास बात है, 0 वोल्ट पर भी प्रकाशिक धारा क्या नहीं हुई, 0 नहीं हुई। तो यहाँ कुछ ना कुछ मान प्राप्त हो गया, ये खास बात है, ठीक है। अब इसमें आप -1 यूज लो, -1 यूज लिया, और हमने जब -1 यूज लिया तो हमने देखा कि अब भी मान, एक कल्पना करें अपन कि मान अभी भी प्राप्त नहीं हुआ 0, कुछ ना कुछ थोड़ा सा रह गया। चलो थोड़ा सा मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मान लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ गया, सर 0 तो चलो ठीक है, 0 पर कैसे हुआ पहले बताओ हमें। तो 0 पर कैसे वो बताते हैं। 0 पर इसलिए हुआ कि जब आपने यहाँ से क्या किया, प्रकाश आपतित करवा रहे थे, प्रकाश आपतित, आपने वोल्टेज चेंज किया ना, फोटो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी आ रहे हैं ना आपके फोटोन के रूप में, यही तो 0 किया आपने। इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से फोटोन आप इंसिडेंट करवा रहे हो, आपतित करवा रहे हो, और जब दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती क्या है, नियत है, तो दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो परिपथ में तो धारा आएगी, इसलिए 0 वोल्ट पर भी क्या हो गया, इसमें धारा का प्रवाह हो गया। फिर चलो हमने -1 पर भी कर दिया, तो -1 पर इसलिए हुआ, जैसे आपको पता है कि -1 के साथ जैसे आपने इसको बंद किया, मतलब -1 के साथ कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है कि उनकी एनर्जी खत्म हो गई, और वो धीरे धीरे कैथोड सी से एनोड ए की ओर पढ़ते उठते बैठते उन्होंने टच कर दिया, मान लिया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मान तो उसमें आएगी ना, अल्प मान की। लेकिन हम तो अब भी नहीं मानेंगे, हम कहेंगे -2। क्या कर देंगे, -2, इधर +2। अब 0 हो गई, क्योंकि -1 जब आपने किया था ना, तो इलेक्ट्रॉन ने पढ़ते उठते हाथ लगाने की कोशिश की तो पहुंच गए थे। लेकिन अब आपने -2 कर दिया, -2 करते ही इलेक्ट्रॉन तो रास्ते में दम तोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं, रास्ते में दम तोड़ देंगे, और रास्ते में दम तोड़ देंगे तो इसका मतलब धारा क्या हो गई, 0 हो गई। ये लीजिए, और ये एक बहुत शानदार टॉपिक आ गया, क्या, एनोड पर वह नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड पर या संग्राहक प्लेट के संगत एनोड पर वह ऋणात्मक विभव, जिस पर वह ऋणात्मक विभव, माइनस के तो मान आ रहे हैं, वह ऋणात्मक विभव जिस पर धारा का मान क्या हो गया,
प्रकाशिक धारा का मान शून्य हो जाता है उसे हम कहते हैं निरोधी विभव या अंतक वोल्टता। मैंने आपको बताया था कि कार्यफलन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, दहली आवृत्ति और ये टॉपिक आ गया निरोधी विभव। ये चारों परिभाषाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 101% इनमें से कोई एक परिभाषा एग्जाम में आती है। तो ध्यान रखना, निरोधी विभव क्या होता है? एनोड पर वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाशिक विद्युत धारा क्या हो जाती है? शून्य, यानी फोटो करंट क्या हो जाता है? 0। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निरोधी विभव या अंतक वोल्टता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए, इसमें ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें ये हुआ कि अगर हम इसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी को चेंज करके देखें। 10 वाट थी, हो सकता है कि ये जो प्रयोग आपने किया वो किसी एक बल्ब के लिए किया है। अब आपने दूसरा 20 वाट का बल्ब ले लिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तब अपन ये प्रयोग दोबारा करके देखते हैं। तो अब क्या होगा? अब थोड़ा सा मान ऊपर आ जाएगा, बस इतना ही तो है भाई। 20 वाट किया आपने, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, ये हो गया। लेकिन ये आपको वही मिलेगी जो थी पहले। कौन? निरोधी विभव आपको वही मिलेगा जो पहले था एक ही बिंदु पर। आपने एक और कर दिया भाई, ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया। आप एक और ले लीजिए, I3, 30 वाट का ले लो। काल्पनिक बात करें अपन तो 30 फोटो मिल जाएंगे, लेकिन ये वहीं आएगा। आएगा समझ में? तो इस तरीके से ये आपको एक ग्राफ प्राप्त होगा। चलो अब इनकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है। तो प्रकाश विद्युत धारा की कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर पर निर्भरता का अध्ययन करने के लिए हम प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति को निश्चित मान पर रखते हैं। ठीक है, और ये देखिए ग्राफ, बिल्कुल भाई पहले ग्राफ के लिए इधर आ गया अपन, यहाँ पर आ गए 0। I2 कहाँ पर आ गया? 0। I3 कहाँ आ गया? 0। बस ये मैं आपको बताया था कि इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, लेकिन मान क्या होगा? वही मिलेगा जो है -V0। इसे हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अब ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। देखिए क्या होता है इसके अंदर, जैसे जब निरोधी विभव 0 हुआ था, जब निरोधी विभव 0 हुआ था तो मन में प्रश्न ये आया था कि सर आपने तो कहा था कि आपने कहा रास्ते में दम तोड़ दिया, रास्ते में दम तोड़ दिया, इसका मतलब एनर्जी कहाँ गई? ऊर्जा तो क्या होती है? हमेशा संरक्षित होती है। ऊर्जा संरक्षित होती है, तो इसका मतलब ऊर्जा के द्वारा यहाँ पर भाई आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य, और किसी भी आवेशित कण के द्वारा किया गया कार्य होता है W/Q_V। इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा भाई, कार्य क्या होता है? ऊर्जा होती है ना, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए EV। तो जो ऊर्जा थी वो क्या हुई? इस प्लेट के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो गई, इस प्लेट के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो गई, गति करने में। तो हम ये कह सकते हैं गति ऊर्जा खर्च हो गई किस में? कार्य करने में, और वो कार्य क्या होगा? EV। ठीक है, इसलिए वो ऊर्जा संरक्षण की भी पालना करती है। तो बच्चों अब देखो इसके अंदर, तो गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी भी डालोगे तब भी आपको निरोधी विभव उतना ही प्राप्त होगा जितना पहले था। हालांकि हमने इंटेंसिटी बढ़ाई थी I1 की, फिर I2 की, फिर I3 की, लेकिन निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। एनोड या संग्राहक प्लेट पर मोस्ट डेफिनेशन है वर्णात्मक विभव जिसमें परिपथ में प्रकाशिक विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या कहलाती है? ये निरोधी विभव है, अंतक विभव या निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं होनी चाहिए, परिभाषा दिमाग में फिट कर लेना। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के विरुद्ध किए गए, जो बात मैंने कही थी कि वो ऊर्जा 0 कैसे हो गई? वहाँ पर ऊर्जा तो कभी खर्च नहीं होती ना, तो उसका मतलब यह है कि निरोधी विभव के विरुद्ध किए गए कार्य में बदल गई, यानी गतिज ऊर्जा बदल गई आवेशित कण के द्वारा किए गए कार्य में। और वहाँ आवेशित कण कौन था? वहाँ इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? EV0 हो जाएगा। ठीक है, V0 को हम क्या कहते हैं? V0 को हम कहते हैं निरोधी विभव। ठीक है, अब तीसरा केस आ गया। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा बात करते हैं निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। देखो अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है कि हमने अभी जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी उसमें आपने नोटिस किया था कि जो निरोधी विभव था वो फिक्स था। तो अब मुझे ये बताइए आप कि निरोधी विभव 0 कब हुआ था? वो जब हुआ था जब हमने एक काल्पनिक एग्जाम्पल लिए थे, और काल्पनिक एग्जाम्पल के अंदर हमने यहाँ -2 किया था और यहाँ +2 किया था। काल्पनिक बातें कर रहे हैं इसके अंदर, तभी हुआ था ना। अब लेकिन एक बात कॉमन थी, क्या? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी।
अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, बल्ब 10 वाट का रखना है लेकिन अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे ये पहली फ्रीक्वेंसी है, अब दूसरे वाले कर दो आप, थोड़ी बड़ी करते हैं, ये लीजिए बड़ी कर दो ऐसे, पहले इतनी थी अब इतनी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो फोटोन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो मैंने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ते दौड़ते दम तोड़ रहे थे, अब उनको एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलते ही वो आगे वाले भाग को टच कर देंगे, यानी कैथोड से कहाँ पहुँच जाएंगे, एनोड पर पहुँच जाएंगे। एनोड पर पहुँच जाएंगे तो परिपथ में धारा आ जाएगी, यानी ये जो पॉइंट है उठकर थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, ज़्यादा उठेगा थोड़ा सा उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अब भी नहीं मानेंगे, अब हम इसको कर देंगे -3। अब बोल, ये +3 हो जाएगा। अब बोल इसको, तो क्या होगा, अब ये वापस 0 हो जाएगा। चलो इसने भी क्या किया, फ्रीक्वेंसी है, मान लो पहले 20 वाट 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, फिर इसने 25 हर्ट्ज कर दी, फिर इसने 30 हर्ट्ज कर दी। 30 हर्ट्ज करते वापस इसको एनर्जी मिल गई, अभी वापस इधर चला गया, ठीक है। तो आपका जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक एक स्टेप ये निरोधी विभव भी क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। यानी आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव के मान में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और ग्राफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का अध्ययन करने के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता, बल्ब 10 वाट का 10 वाट का रखना है, 20 का है तो 20 रखना है, 30 का 30 का रखना है, उसे नियत रखते हैं और फिर बात करते हैं। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी के लिए जो निरोधी विभव है, पहले ये था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने, बढ़ाते ही ऊपर चला गया, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी वो रखी, फिर हमें क्या हो गया, वापस निरोधी विभव आ गया, हमने फिर फ्रीक्वेंसी बदल दी, ये लीजिए ये वापस चला गया, तो वापस हमें निरोधी विभव अगले स्टेप में प्राप्त हो गया। तो ये ध्यान रखना, आप फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो इसके मान भी क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सी बात थी। चलो आगे बात करते हैं। आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव क्या होता है, संख्यात्मक रूप से बढ़ रहा है, उसका मान भी क्या हो रहा है, नेगेटिव रूप से क्या हो रहा है, जैसे -2 था, फिर -3, फिर -4 बढ़ता है। परंतु संतृप्त धारा का मान एक ही मान प्राप्त होता है, क्योंकि हमने जो प्रकाश की तीव्रता वो क्या रखी है, नियत रखी है। इससे स्पष्ट होता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर क्या होता है बच्चों, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है भाई। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ते ना, तो आवृत्ति बढ़ने से E समानुपाती क्या हो गया, म्यू हो गया, मतलब ऊर्जा समानुपाती आवृत्ति, तो आवृत्ति बढ़ेगी, एनर्जी मिलेगी और वो दौड़ लगाएंगे, ठीक है। दौड़ लगाएंगे मतलब गतिज ऊर्जा से। और अब इसमें एक छोटी सी बात है, हालांकि हम इसका विस्तारित अध्ययन आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण वाले टॉपिक में करेंगे, वहाँ हम ये भी बात करेंगे कि ये ग्राफ बनता कैसे है। फिलहाल तो हम यहाँ पर एज ए टॉपिक बात करें जो एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति, बिल्कुल सही बात है। और प्रकाश सुग्राही पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जैसे से आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, निरोधी विभव भी क्या होगा, संख्यात्मक रूप से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और फिलहाल हम इस ग्राफ से हम ये जानना चाहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होता है, फाई समानुपाती म्यू नॉट। दहली आवृत्ति जिसकी ज़्यादा होगी उसके लिए ये वैल्यू भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, धातु ए और धातु बी में किसका कार्यफलन अधिक होगा, तो हम कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए क्या होगा, वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होता है। तो निरोधी विभव और आपतित विकिरण की आवृत्ति के बीच में क्या था, ग्राफ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो हमने पढ़ा है, जो अब तक हमने पढ़ा है, उसी को एक निचोड़ निकाल दिया हमने, भाई कपड़े धो लिए अब उसका निचोड़ निकाल रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हमने तीनों प्रयोग पढ़ लिए, तीनों प्रयोग पढ़ने के बाद क्या निचोड़ निकलते हैं उनकी हम बात यहाँ कर लेते हैं। तो देखो पहला जो निचोड़ है वो है कि जो आपका व्यू है अगर वो लेस देन व्यू नॉट है, सीधी सी बात है, दहली आवृत्ति से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी प्रेक्षित नहीं होता है, ठीक है। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये सारे प्रयोग अपने तीनों प्रयोगों में आ चुके हैं कि जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी लेकिन फिर भी आप क्या नहीं कर सकते, निरोधी विभव का मान बदल नहीं सकते, ठीक है। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। लास्ट स्टेप में अपने पढ़ा था कि आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो निरोधी विभव का मान भी आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु स्तर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर अगर दहली आवृत्ति से अधिक है तो आपतित प्रकाश की तीव्रता जो आपके इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है यानी प्रकाशिक धारा है वो समानुपाती होती है किसी की, आपतित प्रकाश की तीव्रता के, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, ठीक है। चलो
प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर आपतित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होते ही क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का टाइम टैग नहीं होता है, समय पस्ता नहीं होती है, तुरंत प्रभाव से क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला ही पॉइंट था कि जिसमें प्रकाशिक विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, समानुपाती आपको ग्राफ प्राप्त हुआ था। तो ये 6 पॉइंट हो गए आपके। इनकी हम बात करते हैं, 6 पॉइंट हो गए और इसको आपने समझ लिया। चलो आगे। अब है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर तरंग सिद्धांत की असफलता। बच्चों ये बिल्कुल ही आपको टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं, क्योंकि आज अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत का मतलब चैप्टर 10 की बात कर रहा है, तरंग प्रकाशिकी की बात कर रहा है। तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तरंग सिद्धांत चैप्टर 10 में ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करती है। जबकि आज हमने पढ़ा है क्या, कि जो अधिकतम गति ऊर्जा है, के मैक्सिमम है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारी बात और तरंग सिद्धांत, भाई तरंग सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव दोनों में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, जबकि ऐसा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों में नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रत्येक आवृत्ति पर संभव है। लेकिन हम आज क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का होगा तो उत्सर्जन ही नहीं होगा, दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर ही धातु सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का, तरंग सिद्धांत कहता है कि आपतित प्रकाश जब भी आप डालोगे तो वो क्या करेगा, सतह से क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करता है और उसके बाद बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो गया, एक टाइम टैग हो गया ना, समय पस्ता हो गई। ठीक है, लेकिन हमने आज पढ़ा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों में हमने पढ़ा है कि आपतित प्रकाश व जो इलेक्ट्रॉन है उनके उत्सर्जन के मध्य किसी प्रकार का टाइम टैग, समय पस्ता नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, इनके विरोधाभास हो गए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों की विवेचना पूरी कर ली है। अब न्यूमेरिकल भी साथ साथ में सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों किताब का पहला ही सवाल है 30 केवी, यहाँ के का मतलब है किलो 10⁻3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न अक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंग दैर्घ्य प्राप्त कीजिए। अब आपके सर सूत्र कौन सा लगेगा बताते हैं। देखिए 30 केवी है, 30 केवी 10⁻3 वोल्ट ना, तो इसका मतलब ये V का मान है। चलो ठीक है, कैसे निकालें, क्योंकि हमें पता है E बराबर होता है h म्यू। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया E बराबर EV0 बताया था, दोनों को बराबर रख दो, आपका मान आ जाएगा। और फिर हमें निकालना म्यू बराबर C/λ। लीजिए सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों अब बात करते हैं हम इसके उत्तर की, और उत्तर के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं तो दोनों पार्ट को हमने एक साथ किए हैं। चलो, तो इसके अंदर जो पार्ट है उस पहले पार्ट के अंदर आपको निकालनी है क्या, उच्चतम आवृत्ति। अब जाहिर सी बात है कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अगर एक में उच्चतम आवृत्ति है तो दूसरे में क्या पूछेगा, निम्नतम तरंग दैर्घ्य। तो देखो इस सवाल के अंदर हमें जो दिया गया था वो था 30 केवी, के 10⁻3 हो गया। ठीक है, अब ई बराबर क्या होता है बच्चों, एच में होता है। ठीक है, अब एच में होता है और ई बराबर ई भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये होती है किसी भी आवेशित कण की ऊर्जा, किसी भी आवेशित कण की क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा काम करना है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्या, ई वी बराबर एच म्यू। ठीक है, इसमें यहाँ से अपन क्या करेंगे, व्यू का मान निकाल देंगे, ए वी बटा एच। देखिए ए वी एच बटा में ए वी बटा एच हो गया, तो ई का मान तो हो गया 1.6 भाई 1.6 गुणा 10⁻19 गुणा वी का मान 30 गुणा 10⁻3 हो गया। ठीक है, सोल्व करते हैं। एच का मान भी हमें पता है 6.626 गुणा 10⁻34, और ये हमारा आंसर आ गया किसके अंदर, हर्ट्ज के अंदर आ गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये होता है व्यू बराबर होता है C/λ। ओके, अब अगर ये मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मान हम पहले निकाल चुके हैं, ना, और ये मान आप यहाँ रख दीजिए, और प्रकाश का भी फिक्स होता है, सोल्व कर देंगे, ये आ गई हमारी लैम्डा
मिनिमम 0.414 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आसान से ये सवाल था। अब एक और सवाल करते हैं। हमारी किताब का तीसरा सवाल है, एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता, अंतक वोल्टता का मतलब है निरोधी विभव वी नॉट कितना है, 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है? तो हमने सेकंड कंडीशन में पढ़ा था के मैक्सिमम बराबर ई वी नोट, बस ई का मान फिक्स होता ही है, वी नोट आपको दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल देखिए, वी नोट आपको दिया हुआ है, के हमें ज्ञात करना है, के ई बराबर हो गया ई वी नोट, तो वी नोट हो गया 1.5, ई की वैल्यू हमें एक साथ फिक्स होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, क्या आ गया 2.40 गुणा 10⁻⁻19 जूल आ गया। ठीक है, अब जूल तो आ गया, लेकिन ये जो इस चैप्टर के अंदर ना आंसर ऊर्जा के सब ईवी के अंदर आने चाहिए, तो जूल को आप चेंज कर देंगे किसमें, ईवी में। आपको बताया गया था कि 1 ईवी इक्वल 1.6 गुणा 10⁻⁻19 क्या होती है, जूल। तो इसको आप ले जाइए बट्टा में, तो ये आ गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19, भाग देंगे, सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 1.5 ईवी, इसका आंसर आ गया। तो बच्चों हम इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों की विवेचना कर चुके हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।